नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों UPSSC पैट का हम सिलेबस कवर अप करा रहे हैं और हम लगातार उस पर वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं और ये क्लास डेली रात को 8 बजे आपको उपलब्ध होती है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का जो सेशन है वो हमारा है हर्षवर्धन, क्योंकि गुप्त काल के बाद में एक गुप्तोत्तर काल आता है। उसमें गुप्तोत्तर काल का प्रारंभ बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी यहाँ से एक टॉपिक दिया है हर्षवर्धन। हम लाइट में रहेंगे हर्षवर्धन को, परंतु उसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं इसका पुराना इतिहास और इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, सभी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों क्या है कहानी, शुरू करते हैं। वह कहानी क्या है। जैसे ही गुप्त काल का शासन समाप्त होता है, देश में जो है एक विशेष प्रकार का जो है अपना अपना शासन करने का एक भंगूर जैसी एक स्थिति पैदा हो जाती है। और ये भंगूर स्थिति ऐसी होती है कि इसमें बहुत सारे वंशों का उदय होता है। बाद में वही सामंत जो गुप्तों के कभी सामंत हुआ करते थे, अपने आप को स्वतंत्र करने की एक प्रथा शुरू करते हैं। भले ही इसमें बहुत सारे राजवंशों ने अपना शासन किया, परंतु जब तक भारत में तुर्कों का शासन रहता है, जब तक भारत एक मुट्ठी में नहीं बन पाया और एक ही वंश का बहुत लंबे समय तक शासन नहीं हो पाया, इसी का कारण हुआ कि तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में वह कामयाब रहे। इसका यह रहा कि हम कभी एक मुट्ठी नहीं बन पाए और हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से शासन करते रहे और इसी चीज़ का फ़ायदा तुर्क लोगों ने उठाया। और उसी के समय पर जब तक तुर्कों का शासन होता है और गुप्त वंश से लेकर उस बीच में बहुत सारे वंशों का उदय हुआ। उनको थोड़ा सा समझते हैं वह वंश कौन से थे। तो ये कुछ वंश हैं जिनमें हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ वंश है हमारे मैत्रक, राजवंश का नाम है मैत्रक। किस क्षेत्र में थे, तो गुजरात का क्षेत्र है वल्लभी। इस क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पर शासन कर रखा था। प्रमुख शासन की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ शासनों के नाम याद रखना शासकों के, क्योंकि कभी ना कभी इनका जिक्र आगे जरूर आएगा। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो हर्षवर्धन के काल में भी इसको आपको देखने को मिलेगा। जैसे भट्टारक इसमें थे, ध्रुवसेन थे, एक ध्रुवसेन यहाँ पर, ये धरसेन और एक ध्रुवसेन, इसको हाईलाइट करना क्योंकि ध्रुवसेन से आगे भी जाके जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। धरणपट्ट यहाँ एक व्यक्ति थे, गुहसेन एक व्यक्ति थे, शिलादित्य एक व्यक्ति थे। कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि उपलब्धि क्या थी। गुप्तोत्तर के नवोदित राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन किया। नहीं मतलब ये क्या है, नवोदित क्या है। नवोदित यह है जब गुप्तोत्तर काल हुआ तो जब नए नए राज्यों का उदय हुआ तो उस उदय को ही नवोदित कहते हैं, यानी कि नव उदित होने वाले, उन पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन करके रखा था, ठीक है। चलिए मोखिर, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है मोखिर, क्योंकि मोखिर के एक व्यक्ति आएंगे गृहवर्मन, जिनसे विवाह कराएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो उनको गृहवर्मन, जिससे आपको याद रहेगा। गृहवर्मन एक राजा रहेंगे और गृहवर्मन से कौन, हर्षवर्धन अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह करेंगे। सॉरी, हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री का विवाह करेंगे, यानी कि प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर देखिए मोखिर और कन्नौज में रहने वाले थे। हरिवर्मा यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे, ईशान वर्मा थे, सर्ववर्मा और गृहवर्मन यहाँ रहे हैं। इन्होंने हुड़ों को पराजित करके एक काम अच्छा किया था। हुड़ शासकों ने शासन किया था, हुड़ों को पराजित करके पूर्वी भारत को जो है आक्रमण से बचा लिया था और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था कन्नौज में। कन्नौज एक ऐसी भूमि रही है, इससे आगे का जितना भी साम्राज्य पढ़ोगे आप कन्नौज को ही पढ़ोगे। इसमें जितने वंश आएंगे उसमें सब में आप कन्नौज पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे कन्नौज? कन्नौज एक ऐसी भूमि थी जो सबसे उपजाऊ भूमि बनी मगध के बाद में। मगध के बाद में सबसे उपजाऊ भूमि जो बनी है वो कन्नौज बनी है। उससे पहले मगध, मगध के बाद में कन्नौज, और कन्नौज के बाद में जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ आएगा तो फिर बंगाल यहाँ की सबसे उच्च भूमि मानी जाती है। जैसे कि फिर उसके बाद में जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र होगा तो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र जो है, ये ऐसा मान के चलिए कि आपका मेरठ वाला क्षेत्र जो है आपका, ये सबसे उपजाऊ माना जाएगा। तो आपको समय अवधि अनुसार जो है इन क्षेत्रों का भी याद रखना। तो फिलहाल में अभी जो है यहाँ कन्नौज एक नया क्षेत्र उभर कर आता है, ठीक है। अब यहाँ आता है, ये है देखिए इस पूरी कहानी का हीरो, जिसे हम कहते हैं नायक यही है। कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश। यही है मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, पुष्यभूति। और राजधानी इनकी थी थानेश्वर, स्थान भी थानेश्वर था, ठीक है। पुष्यभूति यहाँ के संस्थापक थे। प्रभाकर वर्धन जैसे व्यक्ति मिलेंगे,
ठीक है, प्रभाकर वर्धन जैसे व्यक्ति मिलेंगे यहाँ पर, राज्यवर्धन जैसे व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री यहाँ लिखना उचित नहीं है, क्यों नहीं लिखना उचित है? क्योंकि यहाँ शासक है, उन्होंने शासन नहीं किया था। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, शशांक कर देता है गोड़, ठीक है, कौन कर देता है? शशांक गोड़ शासक कर देता है, तब हर्षवर्धन जो है अपना साम्राज्य संभालते हैं। यहाँ से ही हमें पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना कि हमें कहाँ से पढ़ना है, इसी जगह से पढ़ना है हमको, ठीक है। और इन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था भारत में, यानी कि उत्तर भारत में इनका विशाल राज्य था, कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में इनका यह अधिकार था, यानी कि नर्मदा घाटी तक, ठीक है। उधर पूर्व में अगर बात करें तो बंगाली खाड़ी तक ले गए अपने शासन को, ठीक है। कुछ बाद में क्षेत्र बदले थे, कुछ क्षेत्र बदले थे, बिहार तक, मिथिला तक एरिया पहुंचा था इनका, परंतु ये उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करा उन्होंने, किसे छोड़ कश्मीर। चलो वो आगे जैसे बात आएगी करेंगे। एक छोटा सा वंश रहा जिसे हम कहते हैं परवर्ती वंश। देखो मैंने कहा था ना, मौर्यों के समय में मगध बना बहुत अच्छी हुई, मगर आज देखिए मगध नाम मात्र को रह गया, बिल्कुल नाम मात्र को रह गया। और कौन थे? महासेन गुप्त और देवगुप्त नाम के यहाँ शासक रहे। इन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा और मोखिर से प्रतिद्वंदी रहे, केवल झगड़ा किनसे करते रहे? मोखरियों से झगड़ा करते रहे, कन्नौज के साथ स्थान को लेकर झगड़ा करते रहे, वही व्यापार को लेकर, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। गोड़ वंश जिसे चंद्र के नाम से जानते हैं, इसमें एक ही राजा याद रखना, शशांक। क्यों? क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी शशांक ने। किसकी मृत्यु करती? राज्यवर्धन की मृत्यु करी शशांक ने, इस नेचर से रहेगा, ठीक है। और ये क्या थे? थानेश्वर एवं कन्नौज से शत्रुता करी थी इन्होंने, यानी कि थानेश्वर में कौन थे अगर हम बात करें तो पुष्पभूति थे, और कन्नौज में कौन थे? मोखिर। तो मोखिरों से और पुष्पभूतियों से इन्होंने क्या करा था? इन्होंने करी थी शत्रुता। इस वजह से इनका भी साम्राज्य ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, जबकि सबसे लंबे समय तक जो रहे वो पुष्पभूति रहे। पुष्पभूति में हर्षवर्धन अंतिम रहते हैं, थोड़ा बता देता हूँ, हर्षवर्धन अंतिम रहते हैं जो राज्यवर्धन के बाद में आते हैं। अंततः होता है क्या, जब हर्षवर्धन आते हैं तो हर्षवर्धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, और जब उत्तराधिकारी नहीं होता तो फिर इनका साम्राज्य फिर क्षीण होना शुरू हो जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है तुर्क लोग जो है करते हैं अधिकार, क्योंकि 7वीं शताब्दी लगने वाली है, 6ठी शताब्दी से इनका शासन शुरू होता है इस का। 712 में तुर्कों ने आक्रमण कर लिया है, इसका मतलब तुर्क लोग पहले से अनुमान लगाए बैठे हैं कब भारत का साम्राज्य क्षीण हो और कब हमें हाथ बहती गंगा में धोने का मौका मिले, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब मुगलोत्तर काल हुआ था, ठीक है, उसके बाद में अपना अधिकार जमाया था। जैसे कमज़ोर शासक होते रहे, तो दूसरा आदमी जब घर का शासन टूट जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को क्या है, अपने राज्य, अपने घर पर हमला करने से हम रोक नहीं सकते फिर, क्योंकि घर में फिर एकता नहीं रहती। चलिए अब हम शुरू करते हैं हर्षवर्धन तक की कहानी क्या है, और हम बात करेंगे पुष्पभूति वंश से शुरू करेंगे। मैंने वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा है इसमें पैट के सिलेबस में, जिससे कि आपको कम से कम पुरानी कहानी पूरी याद आ जाए, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन से पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए तो बात करते हैं पुष्यभूति वंश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिससे हम जानते हैं वर्धन वंश के नाम से, वर्धन वंश। अब ये नाम क्यों बना था वर्धन वंश? हर्षवर्धन जैसे गोत्र से भी इसका वंश बना था, इस नाम से इसे जानते हैं। अगर बात करें से संस्थापक की, तो यहाँ बात याद रखनी है जरूर, हम थोड़ा कम समझेंगे। संस्थापक कौन है यहाँ पर? संस्थापक तो पुष्यभूति थे। कौन थे संस्थापक? पुष्यभूति जो थे यहाँ पर क्या थे? संस्थापक थे इसके, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध वैश्य, क्या है? वैश्य जाति से इनका संबंध बताया जाता है, वैश्य जाति से संबंध बताया जाता है, जो गुप्तों के सामंत थे। किसके? गुप्तों के सामंत थे। क्या थे? गुप्तों के सामंत थे, देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या कहानी आती है कि हुड़ों के ऐसा मान चलिए हुड़ों के आक्रमण के समय, किसके? हुड़ शासकों के, हुड़ों के आक्रमण के समय इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का फैसला ले लिया था। स्वतंत्र करने का फैसला ले लिया था पुष्यभूति, जब जाके ये पुष्यभूति वंश जैसा एक वंश का उदय हुआ, ठीक है भैया। आगे बात समझ में, पुष्यभूति यहाँ संस्थापक थे। इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में आते हैं नरवर्धन। कौन आते हैं? नरवर्धन आते हैं इसमें साम्राज्य। इनका भी शासन लंबे समय तक नहीं चलता है। नरवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन आते हैं। कौन आते हैं? आदित्यवर्धन आते हैं। इनका भी कोई खास ऐसा काम रोल नहीं है इसमें। आदित्यवर्धन के बाद में आते हैं प्रभाकर वर्धन। कौन आते हैं? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन आते हैं। और भैया प्रभाकर वर्धन के होती हैं 3 संतान, जिनमें से हम एक की बात करते हैं राज्यवर्धन,
किसकी बात करते हैं? राज्यवर्धन। दूसरे की बात करते हैं हर्षवर्धन। किसकी बात करते हैं? हर्षवर्धन। और फिर राज्यश्री, राज्यश्री की हम यहाँ बात करते हैं। समझ लीजिए इसको। क्या कर लेते हैं हम? बात करते हैं नरवर्धन आए, पुष्यभूति के बाद में कौन आए थे? नरवर्धन आए थे। उसके बाद में आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन में प्रभाकर वर्धन आए। प्रभाकर वर्धन के बाद के 2 संतान हुए, एक तो राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह कराते हैं, ये राज्यश्री का जो विवाह कराते हैं कन्नौज के मोखिर, यानी कि इनका जो विवाह कराते हैं वो किससे कराते हैं? कन्नौज के मोखिरों से। मोखिर थे, कौन व्यक्ति थे मोखिर? वो थे गृहवर्मन। कौन थे? गृहवर्मन। तो गृहवर्मन से इसका करा देते हैं विवाह। तो गृहवर्मन से क्या हो जाता है? राज्यश्री का विवाह हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आ चुकी है। इसी समय पर अगर हम बात करें तो राज्यवर्धन, किसका? राज्यवर्धन का सामना किससे होता? गौड़ शासक। गौड़ शासक, गौड़ शासक किससे होता है? शशांक से होता है। किससे होता है? शशांक से। शशांक से होता है इनका सामना, और शशांक क्या कर देता है? राज्यवर्धन की कर देता है मृत्यु। किसकी कर देता है? राज्यवर्धन की कर देता है मृत्यु। राज्यवर्धन के बाद में एक नया शासक बनकर आता है जिसे हम कहते हैं हर्षवर्धन। कौन आता है? हर्षवर्धन। कौन आता है? हर्षवर्धन आता है। तो समझ गए यहाँ तक की कहानी क्या हुआ? एक बार रिकॉल करेंगे। पुष्यभूति वंश आया, हर्षवर्धन, वर्धन वंश कहते हैं इसको। संस्थापक पुष्यभूति थे। वैश्य जातीय संबंध थे, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। कभी ये हुड़ों के आक्रमण के समय पर स्वतंत्र कराने का मौका इनको मिला। इनके बाद पुष्यभूति के बाद में कौन आए? नरवर्धन आए। नरवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन आए, प्रभाकर वर्धन, उनके बाद राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की मृत्यु करते हैं शशांक, और शशांक के बाद में आते हैं हर्षवर्धन। इस तरीके से 16 वर्ष की अवस्था में, ये 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी में बैठते हैं थानेश्वर की, गद्दी में बैठते हैं थानेश्वर की। ठीक है, और कब से कब तक? 606 से लेकर 647 तक अपने साम्राज्य को करते हैं स्थापित। ठीक है, उसके बाद में भी इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता 647 के बाद में। तो इनका राज्य होने के बाद फिर साम्राज्य कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है। शायद आपको इतनी कहानी जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी समझ में आ चुकी होगी आसानी से। अब आगे करते हैं, हर्षवर्धन को ही पढ़ते हैं पूरी कहानी के बाद कि क्या है हर्षवर्धन। ठीक है भाई, सारी कहानी को रिकॉल किया है हमने, अच्छे से समझा है, और हर बात पर जो है हमने एक विशेष प्रकार का एक संबंध बताया है, और वो विशेष प्रकार का संबंध को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। किसकी बात करते हैं? हर्षवर्धन की हम यहाँ बात करते हैं। और ये 606 से लेकर इनका 647 AD तक साम्राज्य देखने को मिलता है। इनकी अवस्था जो होती है यहाँ पर, इसकी उम्र जो होती है वो 16 वर्ष की अवस्था होती है। इनकी अवस्था कितनी होती है? 16 वर्ष की। और जब ये बनते हैं थानेश्वर, थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। ये थामते हैं गद्दी। ठीक है भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को, हर्षवर्धन को हिंगशांग, हिंगशांग एक चीनी यात्री थे। इन्हें किस नाम से बताते थे? शिलादित्य कहते थे। शिलादित्य की उपाधि से जानते थे। किस नाम से? शिलादित्य की उपाधि से जानते थे। ठीक है भाई, शिलादित्य की उपाधि से जानते थे। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा था? हर्षवर्धन ने क्या काम करा? जब राज्यवर्धन की मृत्यु किसने करी? शशांक ने। तो इन्होंने क्या काम करा? शशांक से, शशांक को हराकर, शशांक को हराकर किस पर कब्जा कर लिया? कन्नौज, कन्नौज पर हमला अधिकार कर लिया। ठीक है भाई, और कन्नौज के साथ साथ पंजाब, कन्नौज के साथ साथ पंजाब, ठीक है, बंगाल, और बंगाल के बाद में आपका मिथिला, और मिथिला के बाद में आपको उड़ीसा। इन पे भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। समझ गए? यानी कि हर्षवर्धन कब शासन पाते हैं? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद आते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में बैठते हैं थानेश्वर गद्दी पर। इन्हें हिंगशांग शिलादित्य कहते थे। शशांक को हराकर ये कन्नौज पर अधिकार करते हैं। कन्नौज के साथ साथ किस पर? पंजाब, बंगाल और मिथिला उड़ीसा पर भी ये अधिकार करते हैं बेटा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या? क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी वाली बात इसमें हम करने वाले हैं नहीं। अब करते हैं इनका राज्य विस्तार क्या हुआ था। राज्य विस्तार में अगर हम बात करें तो राज्य विस्तार में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें इनको, राज्य विस्तार, अगर हम राज्य विस्तार की बात करें तो इनका राज्य विस्तार उत्तर में जो रहा है वो रहा है हिमालय तक। कहाँ तक रहा है? हिमालय तक।
हिमालय तक रहा, नीचे नर्मदा घाटी तक रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें सौराष्ट्र तक रहा है, सौराष्ट्र तक रहा है। और यहाँ पर जो रहा है वो कहाँ तक रखा है, वो रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये इनका साम्राज्य था जहाँ तक इन्होंने विस्तार किया था। इस बीच में एक कश्मीर जगह ऐसी थी जहाँ पर इनका शासन नहीं था, कश्मीर में शासन नहीं था और सब जगह पर जो था इनका शासन था। ठीक है भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है। मगर इनमें थोड़ा सा जो आगे बात आती है, थोड़ा सा आगे जो आती है वो क्या आती है। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने, पहली बात तो ये कि इनका जो सामना होता है किससे होता है, चालुक्य वंश के शासक एक हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय होते हैं। और एक युद्ध होता है कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर किस किस के बीच में, पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन के। ठीक है भैया, यहाँ पर हर्षवर्धन क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। ठीक है भैया, पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद में होता है क्या है, ये पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक एहोल प्रशस्ति लेख है, यहाँ से ये जानकारी जो है मिलती है। ठीक है भैया, एक एहोल प्रशस्ति अभिलेख है, उससे ही इनकी जानकारी जो है ये मिलती है। कुछ ऐसा हुआ था। इतनी बात आप समझ गए नहीं, ये बताइए। ठीक है भाई, चलो करो इसे कंप्लीट पहले तो। क्लियर। इन्होंने एक और एहोल में मिलती है कि जानकारी मिलती है कि कश्मीर से बुद्ध दांत लाकर इन्होंने कहाँ पर, बुद्ध दांत कहाँ पर, कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। ये भी इनकी एक जानकारी मिलती है। इतनी बात पहले यहाँ से याद रखिए। फिर इन्होंने सैन्य अभियान के चलते, यानी कि सैन्य अभियानों के चलते क्या काम करा था इन्होंने, सैन्य अभियानों के चलते जो है कुंतल चोल, ठीक है, कांचीपुरम पर विजय की थी। कांचीपुरम पर विजय की थी। ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है। करिए, इसको कंप्लीट करिए। ठीक है भाई, कंप्लीट करिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात आप यहाँ से बना के रखेंगे। अच्छी बातें हैं, सारी एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके शासन की जो जानकारी मिलती है, तो हो गया विस्तार। अब हम बात करने वाले हैं इनके शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अगर हम बात करें इनके शासन की जानकारी, अब शासन की जानकारी जो मिलती है वो दो जगह से मिलती है। एक तो बाणभट्ट से, बाणभट्ट कहाँ से मिलती है, बाणभट्ट में हर्षचरित्र में जो है, हर्षचरित्र में इन्होंने लिखा है इनके बारे में। ठीक है, एक हेंगसांग, किससे, हेंगसांग से जो है, ये चीनी यात्री। इन दोनों के ही आधार से पूरी जानकारी मिलती है, यानी कि शासन की पूरी जानकारी जो मिलती है इन्हीं की वजह से मिलती है। एक तो बाणभट्ट की वजह से और एक मिलती है हर्षचरित्र की वजह से, जो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और हेंगसांग के वजह। अब इसमें क्या मिलता है इनकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। क्या कि जो सेना का प्रमुख होता था, इसे क्या कहते थे, इसे ये क्या कहते थे, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, चतुरंगी। क्या कहते थे, चतुरंगणी कहते थे। ठीक है, मंत्रियों को क्या कहते थे, अमात्य। ठीक है भैया, न्याय का मंत्री कौन होता था, न्याय कौन करता था, ये करता था सम्राट। न्याय का मंत्री कौन होता था, सम्राट। ठीक है, न्याय का मंत्री कौन होता था, सम्राट। भूमि का जो होता था वो कौन होता था, भूमि का मंत्री जो होता था वो कौन होता था भैया, वो होता था प्रधान सचिव। कौन होता था, प्रधान
सचिव, प्रधान सचिव होता था। ठीक है, आर्य बात में, सॉरी भूमि नहीं, एक भंडी नाम से होता था, भंडी नाम से, सॉरी भंडी नाम से कौन होता था? प्रधान सचिव होता था। अवंती किसे कहते थे? अवंती किसे कहते थे? अवंती कौन होता था? अवंती, थोड़ा सा इसको बता दो, अवंती जो होता था वो होता था विदेश सचिव, विदेश सचिव, यहाँ से समझ के चलेंगे, विदेश सचिव अवंती। ठीक है, कुंतल कौन होता था? कुंतल, कुंतल जो होता था वो होता था अश्वरोहिणी, अश्वरोही, अश्वरोही होता थे। ठीक है, एक होता था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ये क्या था? ये था गज सेना, गज सेना का था। ठीक है, इतना। फिर एक सर्वा किसे कहते थे? सर्वा किसको कहते थे? भूमि को कहते थे। क्या कहते थे? भूमि को। ठीक है, भूमिक किसे कहते थे? भूमिक, भूमिक याद रखना, भूमिक किसे कहते थे? भूमिक कहते थे आपका कर वसूलने वाले को, कर वसूलने वाले को, कर वसूलने वाले को कहते थे भूमिक। ठीक है, पुस्तपाल किसे कहते थे? पुस्तपाल, पुस्तपाल, पुस्तपाल किसे कहते थे? पुस्तपाल कहते हैं जमीन का हिस्सा, जमीन का हिसाब रखने वाला, ऐसे भी लिख सकते हो, जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहते थे। और उपज का कितने रूप में? उपज का 1/6 कर था, 1/6 क्या था? वो कर था। इतनी बात थोड़ी सी याद रखना है। इतनी सारी जानकारी जो मिली है वो कहाँ से मिली है, किसने दी है, टोटल बात आप याद रखो। यहाँ पर एक बार इसको नोट करो, सारी बातें क्या है इसमें। ठीक है भाई, घबराने की कोई भी बात नहीं है इसमें, कोई भी घबराने की बात यहाँ से नहीं है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, समझ लो। यानी कि शासन की जानकारी बाणभट्ट के हरिश्चंद्र से मिलती है, हिंगसांग के चीन यात्री के द्वारा मिलती है, सेना का प्रमुख चतुर्नानी कहलाता था, मंत्री अमात्य कहलाता, न्याय सम्राट भंडी जो होता था प्रधान सचिव होता, अवंती और विदेश सचिव होता, कुंतल होता था, अश्वरोही होता था, स्कंदगुप्त गज सेना का होता था, सर्वा होता था भूमि, भूमि को होता था कर वसूलने वाला। ठीक है, पुस्तपाल होता जमीन का हिसाब रखने वाला, उपज का 1/6 कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि हर्ष, हर्ष जो थे पहले जो काम करते थे, हर्षवर्धन जो थे, थोड़ी और आगे बात करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। जो मोस्ट जानकारी है, की पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। हर्ष पहले, यानी कि हर्षवर्धन पहले जो थे वो शिव, क्या थे? शिव के अनुयायी थे, अनुयायी। किसके अनुयायी थे? शिव के अनुयायी थे। बाद में नालंदा, समझ गए नहीं, यानी कि बाद में क्या बन गए हैं ये? बाद में बौद्ध महायान शाखा के हो गए थे। किसके हो गए थे? बौद्ध में महायान शाखा, महायान शाखा को मानने वाले हो गए थे। और यहाँ मैं बता दूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में, नाला विश्वविद्यालय में बौद्ध महायान शिक्षा दी जाती थी, महायान शिक्षा का केंद्र था। इतनी थोड़ी जानकारी यहाँ से रखनी है। क्लियर भाई? अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, यानी कि 2 धर्म सभाएँ हुई, धर्म सभाएँ कहाँ पर हुई? वो 2 धर्म सभाएँ हुई, और कहाँ हुई? एक तो हुई आपकी उज्जैन में, फिर कन्नौज में हुई पहली, और दूसरी जो हुई वो कहाँ पर हुई? वो दूसरी हुई प्रयाग में। और यहाँ पर बहुत बड़ी सभा होने के बाद में ऐसा माना जाता कुंभ मेला का प्रारंभ, कुंभ मेले के प्रारंभ का श्रेय भी किसा जाता है? श्रेय हर्षवर्धन को जाता है, हर्षवर्धन को। कुंभ मेले का श्रेय जो आता है किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी यहाँ से याद रख लेना है। ठीक है, करो इसको कवर। यानी कि हर्षवर्धन पहले किसके थे? शिव के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध महायान शाखा के हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध महायान की शिक्षा की मतलब दी जाती केंद्र माना गया था। 2 यहाँ पर धर्म सभाएँ हुई, एक तो कन्नौज में, एक प्रयाग में। उन धर्म सभाओं के बाद में निष्कर्ष जो निकला तो हर्षवर्धन को ही कुंभ मेले का जो है प्रारंभ का श्रेय माना जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब यहाँ पर कुछ हम बात मानते हैं कि यहाँ पर कुछ इनके दरबार में थे विद्वान लोग,
उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। और ये आपके लिए जो हो गया सफिशिएंट डाटा हो गया है, बहुत सफिशिएंट डाटा आपके लिए। यानी कि एक थे बाणभट्ट, इन्होंने जो लिखी है, एक तो लिखी है हर्षचरित्र, ठीक है, और एक कादम्बरी, थोड़ा ही याद रखना। एक व्यक्ति थे मयूर, इन्होंने इसमें क्या लिखा है, सूर्य शतक। क्या लिखा है, सूर्य शतक लिखा है, सूर्य शतक, ठीक है। इनकी जानकारी रखना। हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। यानी किसके थे, हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, 3 नाटक। और वो 3 नाटक कौन थे, आप उनके नाम लिखेंगे। पहले का नाम था प्रियदर्शिका, दूसरे का था रत्नावली, तीसरे का नाम जो था वो था, एक तीसरे का नाम था नागानंद। ये 3 नाटक थे। इनके बाद में एक जयसेन नाम का विद्वान था, जयसेन कौन था, नाम का विद्वान था इनके दरबार में, जो अपने आप को क्या कहता था, कालिदास कहता था। वो अपने आप को क्या कहता था, कालिदास। वो अपने आप को क्या बताता था, कालिदास के समान बताता था, ठीक है भैया, कालिदास के समान बताता था। अंत में अगर हम बात करें उत्तराधिकारी, तो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यानी कि हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और इनकी मृत्यु अगर हम बात करें तो मृत्यु हुई 647 में। और 647 के बाद में यानी क्या हुआ, अराजकता फैल गई, अराजकता फिर दोबारा से ही फैल गई। और ये अराजकता कब तक रही है, ये जब तक रही जब तुर्कों का शासन भारत में नहीं आ जाता, ठीक है भाई। तो हर्षवर्धन ये थे, बाणभट्ट, हर्षचरित्र, कादम्बरी, ठीक है, मयूर शतक, सूर्य शतक, हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इनके शासन में अराजकता फैल गई थी। कब तक, जब तक तुर्कों का भारत पर फिर आक्रमण नहीं हो जाता है। और एक जयसेन नाम का एक विद्वान था जो अपने आप को कालिदास समझता था उस समय, ठीक है। तो दोस्तों ये था हर्षवर्धन जी का इतिहास, जो आपके पैट के लिए बहुत सफिशिएंट है, और परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है, परंतु हमारा पर्पस जो है यूपी पैट है, ठीक है। तो दोस्तों सेशन में अगर मज़ा आया हो, आपको अच्छा लगा हो, समझने में आपको आसानी मिली हो, ठीक है, तो आपकी समझ में बेहतर सुधार हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।